हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि पीसीआई ने फार्मेसी के सिलेबस में चेंजेस किए हैं। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसका एग्ज़ाम कोड है BP104T। हम देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। ह्यूमन एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन्स की बॉडी होती है उसमें स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। Anatomy focus on the descriptions or form or how body structure at the different looks। जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट लुक्स के, वो कैसे होते हैं, ये भी स्टडी हम एनाटॉमी के अंदर ही करते हैं। एनाटॉमी इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज एना मीन्स अप एंड सेकेंड इज टॉमी मीन्स टू कट। एनाटॉमी इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एनाटॉम मीन्स टू कट अप। The scientific study of the physical structure of the human body is also known as human anatomy. Example study structures of heart, brain, kidney। जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, उसकी स्टडी हम ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर करते हैं, जिसके एग्जांपल हो गए स्टडी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर्स हो गए, किडनी स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम देखते हैं इसके स्कोप्स क्या क्या हैं। स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, फर्स्ट देखते हैं क्या है रीजनल एनाटॉमी, जिसके अंदर हम चेस्ट के स्ट्रक्चर्स, हेड के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सेल एंड टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। सेल बायोलॉजी हो गया, सरफेस एनाटॉमी हो गया, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया। अब देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी ये ड्राइव होता है एक ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स मीन्स नेचर या फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड लोगस मीन्स साइंस या फिर स्टडी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट द स्टडी फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फिजियोलॉजी जो है एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट के फंक्शंस की स्टडी जो होते हैं वो हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके फंक्शंस और मैकेनिज्म की स्टडी जो होता है हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसके फंक्शंस ऑफ हार्ट हो गया, हार्ट के जो फंक्शंस होते हैं वो हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। ब्रेन के फंक्शंस हो गए, किडनी के फंक्शन, मतलब जो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर ही करते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्कोप्स क्या हैं। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हार्ट के फंक्शंस की, ब्लड वेसल्स के फंक्शंस की। न्यूरोफिजियोलॉजी, जिसके अंदर स्टडी करते हैं हम ब्रेन के फंक्शंस की, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की, नर्व के फंक्शंस की। रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है इसके एग्जांपल है। इंडोक्राइन फिजियोलॉजी, हार्मोन्स या फिर ग्लैंड के फंक्शंस की स्टडी हम इंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी ये ड्राइव्ड होता है 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पैथोस, फिजिक्स एंड लोगस। पैथोस मतलब मीन्स डिजीज एंड फिजिक्स मीन्स नेचर या फिर बायोलॉजिकल फंक्शंस और लोगस मीन्स साइंस या फिर स्टडी। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के डिफिनेशंस क्या हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शंस चेंज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। मतलब जो कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ हो गया उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे फंक्शंस में चेंजेज आते हैं उसकी स्टडी हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शंस इन द बॉडी, हाउ डिजीज़ वर्क। मतलब जो हमारे बॉडी के एबनॉर्मल फंक्शंस हो जाते हैं किसी भी डिजीज की वजह, स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। द डिजीज़ होता है उसके स्पेसिफिक फंक्शंस कैसा होता है हमारी बॉडी पे, इसकी स्टडी भी हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही करते हैं। अब हम देखते हैं स्कोप्स क्या हैं। स्कोप्स ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट में, डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल असेसमेंट में। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द ह्यूमन बॉडी इज 6 लेवल इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट होता है केमिकल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, जिसके बाद हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। अब हम पहला देखते हैं केमिकल लेवल क्या होता है। केमिकल लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट लेवल ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है और ये फर्स्ट लेवल होता है सेलुलर किसी भी बॉडी पार्ट्स के बनने में, ये फर्स्ट लेवल होता है। इन दिस लेवल 2 और मोर एटम मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म ए सेल। ये जो लेवल होता है इसमें 2 एटम या फिर कोई 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक सेल को फॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए ऑक्सीजन हो गया या लेवल, ये सेकेंड लेवल है इस सेलुलर लेवल। इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है एक सेकेंड लेवल है। इन दिस लेवल 2 और मोर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म सेल टिश्यू। मतलब जो ये लेवल होता है इसके अंदर 2 या फिर 2 से अधिक सेल्स होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक टिश्यू सेल का फॉर्म करते हैं। टिश्यू लेवल। इन दिस लेवल द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। ये जो होता है इसमें सिमिलर सेल्स के ग्रुप होता है, इसमें कई सेल्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं और वो जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उसके एग्जांपल हो गए कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब हम देखते हैं ऑर्गन लेवल। इन दिस लेवल द डिफरेंट टिश्यू टाइप कंबाइंड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यू लेवल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल जो गए ये होता है स्टमक, सिस्टम लेवल। इन दिस लेवल ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग इन टेंडम। मतलब जो इसमें होता है इसमें किसी भी ऑर्गन के कंबाइन होते हैं ग्रुप्स एंड वो एक स्पेसिफिक सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है। ऑर्गेनिज्म लेवल जो होता है इट इज़ द लास्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ द टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है ये सबसे हाईएस्ट और लास्ट लेवल होता है। इन दिस लेवल द बॉडी आर कंप्लीटेड। इसमें जो होता है ये हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है पूरा बन के। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ये जो होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखते हैं बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं। बॉडी सिस्टम। ए बॉडी सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस। जो बॉडी फंक्शंस होते हैं ये ग्रुप होता है ऑर्गन्स एंड टिश्यू के जो मिलके किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। द बॉडी सिस्टम इज ब्रेक डाउन इन द 11 मेजर सिस्टम। जो बॉडी सिस्टम होता है इसको 11 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। पहला जो है सर्कुलेटरी या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंट्रोग्यूमेट्री सिस्टम, लिम्फेटिक या फिर इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी स्केलेटन सिस्टम, यूरिनरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी इसको जो तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हम कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ये जो होता है वो बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ पंप द ब्लड टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन द बॉडी। ये जो होता है पंप करता है ब्लड को और जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके एग्जांपल हो गए हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया एंड ब्लड हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दिस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन फूड, अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें हम किसी भी फूड के डाइजेशन तथा वो टूटता कैसा है, एब्जॉर्ब होते हैं उसके न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट हो जाता है, वो जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। इसमें जो पार्ट्स हैं वो होता है माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम दिस इज सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन्स टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स एंड प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म के और ग्रोथ को। इसकी जो एग्जांपल है उसमें T3 हो गया है,
T4 हो गए। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम इज द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द हार्मफुल इन्वेडर्स। मतलब जो हमारे बॉडी के हार्मफुल इन्वेडर्स होते हैं उसकी डिफेंस के लिए ये यूज होता है। इन दिस सिस्टम सेल टिश्यू एंड मॉलिक्यूल्स दैट मीडिएट रेजिस्टेंस इन द इन्फेक्शंस। इसमें जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इन्फेक्शंस के रेजिस्टेंस को मीडिएट करता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स दैट कैरी ए क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। इस सिस्टम के अंदर जो होता है नेटवर्क होता है लिम्फेटिक वेसल्स के, जो कैरी करता है क्लियर फ्लूइड को, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। अब हम देखते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय मसल्स। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मूवमेंट के लिए। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी रिस्पॉन्स। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए और ये बॉडी के रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ कोऑर्डिनेट द ऑल एक्शंस ऑफ बॉडी। जितने भी बॉडी के एक्शंस होते हैं उसको कोऑर्डिनेट हम नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स in an organism that work for the purpose of reproduction। ये जो होता है सिस्टम, ये ऑर्गन्स के कलेक्शंस होते हैं और ये जो वर्क करता है इसका जो मेन पर्पज होता है वो रिप्रोडक्शंस के लिए होता है। फीमेल ऑर्गन्स देखते हैं पहले। फीमेल्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें हम ओवरी, यूटेरस, फॉलोपियन ट्यूब्स इसके एग्जांपल हैं। और मेल ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें टेस्टिस या फिर पेनिस आते हैं। देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इट इज़ द हेल्प इन द ब्रीदिंग। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक O2 एंड सेंट आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं O2 को कैरी करने में और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बॉडी से रिमूव करने में। अब हम देखते हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम्स क्या होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सोक्राइन सिस्टम। ये जो होता है इसको एक्सोक्राइन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। इट कंटेन स्किन्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शंस एंड आल्सो कंटेन ग्लैंड। ये जो होता है हमारा इंडोग्यूमेट्री सिस्टम ये कंटेन करता है स्किन्स को, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ये जो होता है ये कंटेंट को भी कंटेन करता है ग्लैंड्स को भी, जिसके अंदर हो गया स्किन्स हो गया, हेयर्स हो गया एंड नेल्स हो गया। अब हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल फॉर्म सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट वाइटल टिश्यूज। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रक्चर्स के फॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट को प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के। एंड ये जो हमारे वाइटल टिश्यूज़ होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम्स या इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टर ऑफ ब्लड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के फिल्ट्रेशन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है हमारे बॉडी से। एंड फ्लूइड रेगुलेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारा। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस। द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। All living organism have some specific life process। न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पॉन्सिबलनेस हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें न्यूट्रिशन।
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर्स। न्यूट्रिशंस जो होता है इसके अंदर हम फूड को टेक इनटेक करते हैं और ये जो होता है एनर्जी की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड टिश्यू रिपेयर्स में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अगर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें इसके दो टाइप्स हैं। पहला है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू स्मॉल पॉइंट। इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको ये ब्रेकडाउन करता है स्मॉल कंपाउंड में। हम देखते हैं एनाबोलिज्म। इट इज़ बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट। ये जो होता है बिल्ड करता है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस को फ्रॉम स्मॉल कंपोनेंट से। अब देखते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशंस इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन सेल्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे जो होता है O2 एंड CO2 जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ये जो होता है ये रिस्पायरेशन के अंदर आता है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अनदर पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसमें हम किसी भी सब्सटेंस को हमारे सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें होता है O2 हो गया, इसमें न्यूट्रिएंट्स हो गया और भी कई चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशंस क्या होता है। एक्सक्रीशंस द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको हम एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पास एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की एंड रिस्पॉन्स होती है और डिटेक्ट करके ये रिस्पॉन्स चेंज करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच आल्सो इंक्रीज द बॉडी साइज थ्रू एंड इंक्रीजिंग और सेल मेम्ब्रेन और सेल साइज। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो बॉडी साइज को इंक्रीज करता है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल साइज के थ्रू। रिप्रोडक्शंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ और क्रिएशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल टू इंश्योर द continuation ऑफ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शंस होता है इसमें नए सेल्स के और या फिर नए टिश्यूज़ के रिपेयर एंड ग्रोथ होता है या फिर इसको हम कह सकते हैं किसी भी नए इंडिविजुअल स्पीसीज के क्रिएशंस होते हैं मतलब वो बनते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है आप देखते हैं। ये ड्राइव्ड होता है ग्रीक वर्ड से होम्यो एंड स्टैसिस। होम्यो मीन्स सेम, होम्योस्टैसिस मीन्स स्टेइंग द सेम in the condition your body automatic process or keeping its internal condition stable and balanced regarding of what happening in the outside of body। मतलब जो ये होता है होम्योस्टैसिस ये होता है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग इसको बैलेंस करते हैं हमारे बॉडी को। इट इज़ कंडीशंस व्हेन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट इज कंसिस्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं इसमें टेम्परेचर्स हो गया, ब्लड शुगर्स हो गया, वाटर बैलेंस हो गया। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या होता है। होम्योस्टैसिस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑल बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं होम्योस्टैसिस के मेंटेन के लिए।
होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म इज हाउ योर बॉडी एक्चुअली डज द बैलेंस। मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारे बॉडी जो होता है वो कैसे बैलेंस करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इट इज़ कंट्रोल बाय मेंटेनिंग टू सिस्टम। ये जो होता है दो सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। इसमें पहला होता है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देयर आर 3 कोर कंपोनेंट। रिसेप्टार हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, इफेक्टार हो गया। अब हम देखते हैं रिसेप्टार क्या होता है। इट इज़ वर्क्स एज ए सेंसर विच इज़ डिटेक्ट आवर चेंज द इंटरनल इन्वायरमेंट। रिसेप्टार जो होता है ये सेंसर के तरह ही वर्क करता है जो डिटेक्ट करता है चेंज करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को। ये जो होता है स्टिमुलाई हमारे जो अंदर होते हैं बॉडी के उसके थ्रू होता है। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं फॉर इंस्टेंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया हमारे बॉडी को उसको डिटेक्ट करके उसको बॉडी को कूल प्रोवाइड करना या फिर हीट प्रोवाइड करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके एग्जांपल जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। कंट्रोल सेंटर इट इज़ रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम रिसेप्टार एंड एनालाइज्ड। जो हमारे स्टिमुलाई जो होता है उसको जो हमारे रिसेप्टार को सेंसर के थ्रू जो भी हमारे इंफॉर्मेशन देते हैं वो जो होता है रिसीव होता है एंड वो रिसेप्टार से रिसीव होने के बाद एनालाइज होता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। अब ये होता है इसके एग्जांपल जो हम ब्रेन से कूल डाउन जैसे कि हमारे स्टिमुलाई वो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ बॉडी को कूल करो तो कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो बॉडी को कूल करता है। इफेक्टर जो होता है द मसल्स ऑर्गन्स और ग्लैंड्स दैट एक्सक्लूड द कंट्रोल इंटर सेंटर्स कमांडेड टू रिटर्न द वेरिएबल बैक टू इट्स सेट पॉइंट। जो इफेक्टर होता है ये हमारे मसल्स ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड को बॉडी के कंट्रोल सेंटर को कमांड्स करता है कि वो रिटर्न बैक हो जाए पहले ही स्टेट में जैसे कि वो था। अब देखते हैं प्राइमरी फीडबैक क्या होता है। प्राइमरी फीडबैक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देखते हैं क्या होता है। इट इज़ रेयर बट पावरफुल। ये जो होता है रेयर होता है बट ये पावरफुल भी होता है। व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज आवर बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट इज ट्राइंग टू नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग। हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उस ट्राई करता है इंक्रीजिंग के थ्रू नॉर्मल करने के लिए। मोर चेंजेस होंगे तो मोर एक्शंस भी शो होंगे उसमें। इसके एग्जांपल्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर ए कट। जो हमारे बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होता है कट के बाद उसके जो होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ही आते हैं। निगेटिव फीडबैक सिस्टम इट इज रिवर्स और निगेटिव ए चेंज टू ब्रिंग द वेरिएबल बैक इट्स नॉर्मल रेंज। ये होता है रिवर्स या फिर निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। इसकी जो एग्जांपल होता है टेम्परेचर हमारे बॉडी का इंक्रीज होता है तो हमारे स्किन भी हीट होता है जो फिर उसके बाद में सिग्नल प्रोवाइड होता है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर जो होता है वो स्वेट ग्लैंड को स्वेटिंग के लिए इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर जो होता है वो डाउन हो जाता है। अब हम देखते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। डायरेक्शन टर्म बॉडी प्लेन्स बॉडी रीजन्स या फिर कैविटी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशंस। अब हम पहला देखते हैं स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होते हैं। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज एज्यूम द बॉडी इट इज ऑटोमेटिकल पोजीशंस। स्टैंडर्ड एनाटॉमी जो होता है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशंस ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे बॉडी को जो एज्यूम कर एनाटॉमिकल पोजीशंस को। इसकी एग्जांपल होगा स्टैंडिंग स्ट्रेट डायरेक्शनल टर्म
इसमें होता है सुपीरियर होता है, इंटीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, एंटीरियर या फिर वेंट्रल हो गया, पोस्टीरियर या फिर डोर्सल्स हो गया। अब हम देखते हैं बॉडी प्लेन्स क्या होता है। यूज टू डिवाइडेड द बॉडी टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ये जो होता है बॉडी प्लेन्स, ये होता है व्यू जो होता है हमारे बॉडी के इंटरनल व्यू, उसके अकॉर्डिंग ये उसी के डिवाइडेशन के लिए यूज होता है। इसमें जो पहला होता है सैजिटल प्लेन्स, डिवाइडेड बॉडी वर्टिकल इनटू लेफ्ट एंड राइट। इसमें जो ये बॉडी को डिवाइड करता है वर्टिकली डिवाइड करता है, जिसमें हम इसमें एक लेफ्ट एंड एक राइट साइड होते हैं। हम देखते हैं सेकंड क्या होता है फ्रंटल प्लेन्स। ये जो होता है डिवाइड करता है बॉडी को वर्टिकली इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशंस में हमारी बॉडी को डिवाइड करता है। इसमें थर्ड पॉइंट जो होता है ये होता है ट्रांसवर्स, डिवाइडेड बॉडी हॉरिजेंटली इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेक्शंस। ये जो होता है ट्रांसवर्स, ये हमारे बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर यानी कि हॉरिजेंटल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसमें जो चौथा पॉइंट है ये होता है बॉडी रीजन्स या फिर बॉडी कैविटी भी इसको कह सकते हैं। इसमें थ्रोसिस कैविटी होती है जिसमें कि चेस्ट एरिया हो गया, इसमें हार्ट आते हैं, लंग्स आते हैं। सेकेंड इज एबनॉर्मल कैविटी हो गया। एबनॉर्मल कैविटी के अंदर जो होते हैं बेली एरिया, इसमें स्टमक या फिर लीवर हो गया। थर्ड होता है इसमें पेल्विक कैविटी जिसमें होता है लोअर बेली या फिर ब्लैडर आता है। और चौथा जो इसमें है अपेंडिकुलर, इसमें अटैच होता है एक्सिस जिसमें कि हमारे आर्म्स या फिर लेग्स आते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है इसका सिफेलिक, जिसमें कि हमारे सिर या फिर सिर एरिया जो होता है वो सिफेलिक कैविटी के अंदर आते हैं।